हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सभी लोग का स्वागत है ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन में, जहां पर हम लोग अपने ऑफलाइन स्पीड टेस्ट जो हर वीक हमारी ब्रांचेस में चलता है उसका डिस्कशन करते हैं। तो इस सेशन में हम लोग एसएससी की एसटी जो ऑफलाइन की है 29B उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। और पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तो सभी लोग अपने कॉपी कलम के साथ रेडी हो जाएं और शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक, चलिए। तो पहला क्वेश्चन इसको सिंप्लीफाई करना है। अलजेब्रा का पार्ट है, अलजेब्रा में तो आप जानते ही हैं लिखनी तो चीज़ें ज़्यादा होती है, लॉजिक का थोड़ा कम ही होता है। तो न्यूमरेटर वाले को अगर आप जोड़ें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन डिनोमिनेटर में x इंटू वाई प्लस जेड आएगा। और नीचे आपका आ जाएगा y प्लस जेड माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x इंटू वाई प्लस जेड। ठीक, और अब आ जाइए। यहाँ पर अगर चेक करेंगे आप तो 2yz इधर आ जाएगा, तो 2yz जोड़ने पर और बाकी आपका कॉपी हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आएगा 2yz। इसको हम डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं, तो 1/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब जो चीज़ें सिंप्लीफाई हो रही है उसको अब हम लोग चेक करने चल रहे हैं। जो चीज़ें कट रही है उसको काटते हैं, तो ये तो ऐसे कट गया, और x प्लस वाई प्लस जेड एक यहाँ का कट जाएगा। और बेटा ये अगर आप देखो तो ये क्या बन रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये बन रहा है y प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये क्या बन रहा है बेटा, y प्लस जेड का होल स्क्वायर। और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ ना, तो पूरा क्या बन जाएगा, पूरा बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इन दोनों का सम, फिर दिस माइनस दिस, पहले इन दोनों का सम करें, तो सम करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, माइनस करेंगे तो y प्लस जेड माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक, तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा एक, और एक एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये न्यूमरेटर का काम हो गया। तो न्यूमरेटर में y प्लस जेड माइनस एक्स बचा, तो ये वाला इससे कट जाएगा। ठीक है ना, तो कुल मिला जुला के हमारा टर्म कौन सा बचा भाई, टर्म बचा 2yz, एक यहाँ का बच रहा है, यहाँ पूरा कैंसिल होगा, ये पूरा कैंसिल होगा, ये पूरा न्यूमरेटर गया, तो ये हो जाएगा 1/2yz। सिंप्लीफाई करना था तो 1/2yz हो गया, 1/2yz, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ओके। चलिए आगे चलते हैं, चेक करते हैं। अब हमें ये बताना है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। बेटा अगर आप एक किसी एक को गौर करो, तो एक टर्म को मैं ले रहा हूँ, बीच में अगर प्लस होता तो हमें जज करना आसान होता, माइनस है तो √7 माइनस √5 है। बस आप क्या करो, न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर दो, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई अगर करो तो हमें प्लस की सिचुएशन मिल जाएगी, ताकि हमें जज करना आसान हो। ठीक है ना, तो ये हमने कर लिया। तो न्यूमरेटर में a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ये बन जाएगा आपका 2। तो 2 अपॉन, और यहाँ पे क्या बनेगा, एक एक तो हमने मल्टीप्लाई कर ही दिया था, तो डबल हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक। ओके, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज करके ऊपर 2 आया और नीचे √7 प्लस √5। तो हम लोग पैटर्न क्या पा रहे हैं बेटा, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो न्यूमरेटर में आ गया। जैसे 7-5 का डिफरेंस 2 है, 5-3 का डिफरेंस 2 है, 9-7 का डिफरेंस 2 है, 11-9 का डिफरेंस 2 है। तो इसको हम लोग पूरा का पूरा हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सबको हम लोग लिख सकते हैं, सारे टर्म को अगर लिखें तो 2/√7 प्लस √5 इस 2, क्योंकि कंपेयर करना है। 2 अपॉन, सिमिलरली ये हो जाएगा √5 प्लस √3, सिमिलरली आपका 2/√9 प्लस √7, फिर इस 2 अपॉन √11 प्लस √9। अब बेटा बीच में प्लस आने से हमको फ़ायदा क्या मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। बीच में प्लस आने का फ़ायदा ये है, जो डिनोमिनेटर में है तो हम जज कर सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, जो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा उसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी, जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा, बड़ा होगा। रिपीट, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। हमें लार्जेस्ट निकालना है, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये आ गया, और इसके करस्पॉन्डिंग कौन है, √5 माइनस √3। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे क्या दिया गया है।
ए और बी किसी काम को करते तो 8 दिन लगता है, बी और सी उसी काम को करते हैं तो 12 दिन लगता है, और सी और ए जब उसी काम को करते हैं तो 6 दिन लगता है। तो एलसीएम कर लिया 24, और बेटा ये इफिशियंसीज आ गई इनकी, ठीक है ना, ये क्या आ गई, इनकी इफिशियंसीज आ गई। ठीक, अब क्या कह रहा है कि बी हमेशा काम कर रहा है और ए ने जो काम किया, बी हमेशा काम कर रहा है, ए काम कर रहा है, अगले दिन सी काम कर रहा है, यानी सिचुएशन ये चल रही है, पहले दिन ए और बी काम कर रहे हैं, अगले दिन बी और सी काम कर रहे हैं, ये अल्टरनेशन चल रहा है, एक दिन ए बी, एक दिन बी सी, एक दिन ए बी, एक दिन बी सी, ऐसे चल रहा है। अब क्या कह रहा है कि अगर ऐसे काम कंटिन्यू हो तो कितने दिन में काम पूरा होगा, अगर ये मालूम हो कि बी जो है अपनी डबल इफिशियंसी से काम कर रहा है तो हमें सबकी इफिशियंसी भाई फिर तो निकालनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबकी इफिशियंसी निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, ये ए और बी की टोटल इफिशियंसी है, ये बी और सी की टोटल इफिशियंसी है, स्मॉल लेटर में इफिशियंसी माने, और सी प्लस ए की, तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 3 2 5 4 9 आएगा, और ये 9 क्या होगा, तीनों का सम 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी 9 मिलेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4.5 मिलेगा। अब आप ए अलग, बी अलग और सी अलग निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो ए निकालने के लिए बी प्लस सी को 4.5 में से माइनस करेंगे जो कि 2 है, 4.5 माइनस 2 कितना आ गया, 2.5 आ गया। बी निकालने के लिए ए प्लस सी माइनस करेंगे 4.5 में से, और ए प्लस सी आपका 4 है तो ये 1.5 आ जाएगा, 4.5 में से 4 माइनस किया तो 0.5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, 0.5 आ जाएगा। इसी तरह सी निकालने के लिए ए प्लस बी को माइनस करना पड़ेगा, 3 माइनस किए तो ये 1.5 आ गया। अब कह रहा है कि बी अगर अपनी इफिशियंसी को दुगना कर ले, बी अपनी दुगनी इफिशियंसी से काम कर रहा है, तो वहाँ ए प्लस बी है तो ए प्लस बी कितना हो रहा है, 3.5 हो रहा है, और बी प्लस सी है तो बी प्लस सी कितना हो रहा है, 2.5 हो रहा है, तो यहाँ पर 3.5 काम होगा और यहाँ पे 2.5 काम होगा, यानी कि 3 2 5 1 6। अब हम 6 का ग्रुप बार बार रिपीट करेगा, 24 तक पहुंचने में कितना ग्रुप बनेगा, 6 चौके 24, 24 काम पूरा हो जाएगा, हर ग्रुप 2 दिन का है, तो 4 ग्रुप कितना दिन बनाएंगे, 4 दूनी 8, तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा, 8 दिनों में पूरा हो जाएगा, काम जो है 8 दिनों में आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा यहीं पे है ना, इफिशियंसी बी की इफिशियंसी को ट्वाइस करवा दिया तो इतना काम बढ़ गया, और नहीं तो हमें ए प्लस बी, बी प्लस सी तो मालूम ही था, ए प्लस बी और बी प्लस सी यहीं से उठा लेते और काम हो जाता, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रेशियस स्टोन 35 ग्राम का है, 12,250 रुपये का है, और ये गलती से 2 टुकड़ों में टूट गया, तो वेट का रेशियो आपका क्या है, पहले पार्ट और दूसरे पार्ट का 2 संबंधे 5, तो टोटल पार्ट कितना हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। अब कह रहा है कॉस्ट जो है वेट के स्क्वायर के समानुपाती है, तो यानी कि कॉस्ट हो जाएगा 4 25 और 49, 49 एक्चुअल कॉस्ट है, तो टूटने के बाद टोटल कॉस्ट 29 आया, तो लॉस कितने का हुआ, 20 का हुआ। अब ये बताइए टोटल 12,250 टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है तो, और हमें लॉस निकालना, तो टोटल कॉस्ट कितना है एक्चुअल में 49 है, और लॉस कितना है 20 का है, तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 7 7 49, 7 से इसको काटिए, 7 1 कम, ठीक है ना, और 5 7 7 49, 7 5 35, एक बार और देखिए 7 से, 7 दूनी 14, 7 5 35, 25 दूनी 50 पे 2 जीरो, यानी कि 5,000 रुपये का इसमें लॉस हो गया है, क्योंकि 49 रुपये वाला 29 में चला गया, 49 रुपये वाला कितने में चला गया, 29 में चला गया। एक बर्तन में 120 लीटर आपका मिल्क है, ठीक है ना, 24 लीटर, ध्यान दीजिएगा, 24 लीटर मिल्क निकाला गया और इसको रिप्लेस कर दिया गया पानी से, और फिर 24 लीटर निकाला गया, पानी से रिप्लेस किया गया, तो रेट ऑफ रिमूवल यहाँ से आप निकाल लीजिए सॉरी तो रेट ऑफ रिमूवल क्या हो जाएगा, 24 का रिप्लेसमेंट हो रहा है आउट ऑफ 120, तो रेट ऑफ रिमूवल 1/5 हो गया, और ऑपरेशन कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है, तो इनिशियली जो दूध है और फाइनली जो दूध है उसका रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कैसे, 2 बार ऑपरेशन है तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर 4 का स्क्वायर, यानी कि 25 से 16 हो गया, दूध 25 था और फाइनली दूध 16 रह गया, यानी दूध में कमी कितने की आई, 9 की, तो ये जगह कितने ली होगी, फाइनल में पानी ने, तो आपको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर फाइनल में, तो ये हो जाएगा 16:9, कितना आ जाएगा, 16:9 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है ना आपका, ओके। चलें आगे, फिर अगले वाले प्रश्न को अगर देखें तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा,
क्वेश्चन में कह रहा है ABCD कोऑर्डिनेटर है इस प्रकार की इसकी सारी भुजाएं एक सर्कल को टच कर रही हैं। तो बेटा एक बड़ा बढ़िया प्रॉपर्टी रहता है अगर सारी भुजाएं एक सर्कल को अगर टच कर रही हैं तो, ठीक है ना, ये सब टच कर रही हैं यहाँ पे। ABCD है और बोल दिया है कि AB 6 है और BC 6.5 है और CD 7 है। तो लेंथ ऑफ द AD निकालना है। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने की भुजाओं का सम क्या होता है, बराबर हो जाता है। यानी x प्लस 6.5 इज इक्वल टू 6 प्लस 7, 6 7 13 होता है। 6 7 कितना हो जाता है, 13 होता है। तो ये भी कितना आ जाएगा, 6.5 आ जाएगा, 6.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अगले वाले पे बात करते हैं। अंकित ने एक बिजनेस शुरू किया है, ध्यान दीजिएगा। अंकित ने एक बिजनेस शुरू किया है 36,000 इन्वेस्ट करके। कुछ महीने बाद, बिजनेस शुरू करने के कुछ महीने के बाद अमित ने भी बिजनेस ज्वाइन किया है। अगर एनुअल प्रॉफिट को अंकित और अमित में 6-5 के अनुपात में बांटा जाए तो कितने महीने बाद अमित ज्वाइन करे बिजनेस के, अमित ने बिजनेस को ज्वाइन किया। अगर मनी इन्वेस्टेड बाई अमित 1/9 ज़्यादा हो, इसको फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं, 1/9। अगर 1/9 ज़्यादा हो अंकित का, ठीक है ना, 1/9 ज़्यादा हो किसका बेटा, अंकित का, अंकित से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग चर्चा करें, देखो तो कौन कौन है, अंकित और उसके बाद अमित की बात हो रही है। अंकित है और कुछ समय के बाद अमित की बात हो रही है। तो बेटा ये बताएं 1/9 ज़्यादा किससे है, अंकित से। अंकित का अगर 9 है तो 1 बढ़ाकर 10 अमित का हो जाएगा। आगे लिखा हुआ कुछ महीने के बाद बिजनेस में अमित ज्वाइन हुआ है और एनुअल प्रॉफिट इसे, तो इसका तो 12 महीने के लिए यूज़ हुआ, इसका मान लेते 3 महीने के लिए यूज़ हुआ। ठीक है ना, इसका मान लिया कि 3 महीने के लिए यूज़ हुआ। तो 54 संबंधे 5T, ये आपका प्रॉफिट का रेशियो वही 6/5 दिया हुआ है। हम 54/5T बराबर क्या लिख लें, क्वेश्चन का 6/5, 6 9 54, 5 और 5 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 9 1, यानी कि बी का पैसा 9 महीने के लिए यूज़ हुआ। तो उसने ज्वाइन कब किया बेटा, 12 में से, एनुअल में से 9 घटा दो, 9 3 12, 3 महीने के बाद उसने बिजनेस को ज्वाइन किया है। बिजनेस को 3 महीने के बाद ज्वाइन किया, यानी पैसा उसका कितने महीने के लिए, केवल 9 महीने के लिए तो यूज हुआ है और बाकी महीने जो, इसका मतलब बिजनेस में नहीं रहा जो बैलेंस आ रहा है आपका। ठीक है, अगला वाला चलें और उस पर चर्चा करें। यहाँ पे क्या दिया हुआ है अगर साइन 12x और कॉस 6x बराबर हो तो हमें tan 6x और कॉट 12x की वैल्यू बतानी। तो बच्चा लोग ये बताओ, जब साइन और कॉस एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है तो ये कब बराबर होंगे, जब इनके एंगल का सम कितना हो जाए 90 डिग्री। यानी कि 12x और 6x कितना हो रहा है 18x, 18x कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए, यानी x का मान कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। अब x का मान 5 आ गया तो हमें 6 पंजे 30 tan 30 लेना है और 12 पंजे 60 कॉट 60 लेना है। ठीक है ना, तो ये भी 1/√3 होगा और ये भी 1/√3 होगा, यानी आंसर कितना होगा 2/√3। ठीक है ना, ओके। चलिए अब यहाँ पे क्या दिया गया है इफ वी डिवाइड 2 डिजिट नंबर बाय द सम ऑफ 8 डिजिट, अब 4 क्वोशिएंट आता है और 3 रिमाइंडर आता है। लेकिन अगर उस 2 डिजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ उसके डिजिट के प्रोडक्ट से डिवाइड करें तो 3 क्वोशिएंट और 5 रिमाइंडर आता है। तो 2 डिजिट नंबर क्या होगा जो ऑप्शन में दिया गया है। तो सबसे आसान ये है कि अगर सम ऑफ डिजिट से अगर काटते हैं, बेटा ध्यान देना, सम ऑफ डिजिट से उस नंबर को काटते हैं तो 4 बार भाग जाता है। तो यहाँ सम ऑफ डिजिट 3 है, 3 चौके 12 हो रहा है क्या, नहीं, तो ये नहीं होगा। सम ऑफ डिजिट 5 है, 5 चौके, देखो चौके जा रहा है 4 बार जा रहा है और रिमाइंडर 3 आ रहा है, यानी क्वोशिएंट इसमें 3 आ रहा है और रिमाइंडर कितना आ रहा है, सॉरी 5 चौके क्वोशिएंट 3 आ रहा है, यानी भागफल कितना आ रहा है 3 आ रहा है, भागफल 4 आ रहा है और रिमाइंडर 3 आ रहा है, काट के देख लो। तो ये ऑप्शन नंबर बी। अब आगे जस्टिफाई कर लो, मुझे आगे तो दिख नहीं रहा है कोई, यहाँ 7 2 9 9 3 27 9 2 11 और 11 दूनी 22, यहाँ पर भी नहीं आ रहा। तो यही ऑप्शन है हमारा, क्योंकि आगे का अगर चेक करें इसका प्रोडक्ट कितना है 3 दूनी 6, 6 से अगर काट रहे हैं तो 6 त्रिक 18 और 5 क्वोशिएंट आ रहा है। तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी, और कुछ करना ही नहीं है इसमें, ऑप्शन तो दिया हुआ था ना बेटा। ठीक, अगला वाला चलें। एक ट्रायंगल में तीनों मीडियन की लंबाई दिया हुआ है, ठीक है ना, तो तीनों मीडियन की लंबाई दिया हुआ है। तो बताओ कि जिस त्रिभुज का ये तीनों मीडियन है उस त्रिभुज की एरिया कितनी है। तो बेटा हम लोग को मालूम है कि ट्रायंगल की जो एरिया होती है और ट्रायंगल ऑफ उनके मीडियन से जो त्रिभुज बनता है उनके एरिया में क्या अनुपात होता है कि अगर हम 4/3 कर दें किसका,
जो उनके मीडियन से त्रिभुज बना है उसके एरिया का, तो वो त्रिभुज के एरिया के बराबर आ जाता है। तो हमें इसको इसको कैलकुलेट करना है। तो तीनों भुजाएं मालूम है, उनके मीडियन से बना त्रिभुज जो मीडियन 9, 12 और 15 है। तो इससे पहले सेमी पेरीमीटर निकालो, तीनों भुजा के माप मालूम है, तो 9, 12 और 15 कर दिया, बटे में 2 कर दिया। तो ये 9 और 12 कितना होगा, 15 और 27, 36 बटे 2, 18 आ गया। ठीक है ना। और आप निकालिए एरिया। 18 माइनस 18 हो गया, तो 18 माइनस 9, 9 हो गया, 18 माइनस 12 6, 18 माइनस 15 3। तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 9 बाहर आएगा, 2 और 2 यहाँ से 3, तो 2 और 3, तो 9 त्रिक 27, 3 81, 3 दूनी 6 नंबर 54, सॉरी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 नंबर 54, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उस त्रिभुज के एरिया आएगा जो इस त्रिभुज, जो ओरिजिनल त्रिभुज के माध्यिकाओं की लंबाइयों से मिलकर बना होगा। तो बस यहाँ पे 4/3 करिए अब। तो 4/3 ऑफ ट्रायंगल ऑफ मीडियन का एरिया 54, 3, तो 18 3 54, 18 चौक 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। ये रिलेशन ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन जब पूछ लिया जाए तो इस रिलेशन को आप लोग यूज करेंगे। ठीक है ना। अगले वाले पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक एग्जीबिशन में 5 रुपये चार्ज लग रहा है, और इसमें अगर 20% इन एग्जीबिशन इंट्रेंस चार्जेस 5 रुपये था, अब ये 20% कम कर दिया गया, तो टोटल इनकम जो है टिकट को सेल करने पे जो उसमें 44% की वृद्धि आ गई। तो बताओ परसेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड क्या हो गया। तो मान लीजिए जो इंट्रेंस चार्जेस हैं उसका मान C था और टिकट की संख्या N है, तो एक टिकट के चार्ज में टिकट की संख्या मल्टीप्लाई करेंगे तो वही तो इनकम होगी। हमें N निकालना है, तो N के लिए इनकम बटे एक टिकट का चार्ज करना होगा। ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल N की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक। तो इंट्रेंस बचे बटे चार्ज करेंगे, तो इंट्रेंस चार्जेस जो है 20% यानी 1/5 कम हो गया, यानी 5 में कम करके 4 हो गया। लेकिन जो इनकम है 40% बढ़ गया, 100 से 144 हो गया। ठीक है ना। तो 5 दूनी 10, 4 3 12, 4 6 24, और 4 से काटा, 4 पंजे 20, 4 9 36, यानी कि लोगों की संख्या, सॉरी, हाँ, टिकट की संख्या में 4 की बढ़ोतरी हुई, और 4 किससे बढ़ा, 5 से बढ़ा है। तो ये 80% की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई बेटा, 80% की वृद्धि हो गई। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 80% की वृद्धि हो गई, रेशियो से आपने देख लिया। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए तो यहाँ पे दिया गया है कि सर्टेन प्रिंसिपल है कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ, एनुअली फॉर द सेकेंड ईयर एट X% पर एनम इज 110% ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। यहाँ से तो यहीं से रेट मिल रहा है बेटा आपको, कि अगर हम फर्स्ट ईयर ये कर लें और सेकेंड ईयर कर लें, तो अगर 110 कराना है, अगर 110 कराना है तो यहाँ 100 होना चाहिए और यहाँ 10 होना चाहिए, मतलब ये भी 100 होना चाहिए। यानी प्रिंसिपल, यानी रेट कितना हो रहा है, 10% हो रहा है। देखो तो इसी का 10% ही आएगा ना, यानी प्रिंसिपल कितना होना चाहिए, 1000 होना चाहिए, तो इसका 10% ताकि एडजस्ट हो जाए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो गया, एक्स का मान 10% हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, देखो तो आगे क्या कह रहा है, डिफरेंस इन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से उठाइए, तो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 110 है, और पांचवें और फिफ्थ ईयर का आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो बेटा ये बताओ, अगर फिफ्थ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो 21 साल होगा ना, 21 साल होगा, यही 100 तो होगा, चाहे पहले साल का कहो सिंपल इंटरेस्ट, चाहे दूसरे साल का, चाहे तीसरे साल का, चाहे चौथे साल का, चाहे पांचवें साल का, वो सब 100 होगा। ये 100 हो जाएगा। ठीक है ना। इन सिंपल SI ऑफ फिफ्थ ईयर, ऐसे मैं लिख देता हूँ। ये हो गया सेकेंड ईयर का, और SI जो है फिफ्थ ईयर का, वो 100 ही रहेगा। इन दोनों का डिफरेंस दिया है, डिफरेंस यानी 10 की वैल्यू दे दी गई है, और 10 की वैल्यू कितनी है, 12। और आपसे क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल कितना मान रखा है आपने, 1000। तो 1000 की वैल्यू निकाल लीजिए, एक जीरो कट जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा आपका, 1200 रुपये। थोड़ा सा गेम खेल गया था, थोड़ा सा आसानी से ही हो जाएगा ये। ठीक है ना। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 1200 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अगले वाले पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्यू की इफिशियंसी जो है 3/2 है पी की इफिशियंसी की। क्यू की इफिशियंसी 3/2 है पी की इफिशियंसी सी, और पी जो है 7 पार्ट जो है 12 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 12 × 7/6 डेज में। क्यू तो ये हो गया टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 6 दूनी 12, 6/7 पार्ट 12 दिन में कर रहा है, तो 7/6 कर दिया, तो टोटल आ जाएगा 6 दिन में 14 दिन में। तो ये बताओ, ये तो हो गया किसका दिन हो गया, एक मिनट यहीं पे हम लिख देते हैं वर्क के लिए।
तो ये तो डेज आ गया, ये क्या आ गया बेटा, डेज आ गया। और डेज किसका है बेटा ये बताओ, डेज ये है पी का, पी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 × 2 कर दो तो 28 हो जाएगा टोटल वर्क। अब डन वर्क क्या हो रहा है बेटा, देखो तो क्यू ने 6 दिन काम किया, क्यू की एफिशिएंसी 3 है, 3 6 18, 18 काम किया तो काम कितना बच गया, 10। अब ये बचा हुआ काम ओरिजिनल वर्क का कितना हिस्सा बना रहा है, तो 10/28 कर दीजिए, 5/14 आ जाएगा। तो टोटल काम का 5/14 हिस्सा रिमेन रहा। कितना काम बचा हुआ है, 5/14 हिस्सा बचा हुआ है, वही उसका, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन और 2 शीट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस यहाँ पे है, ठीक है ना। अब मान लो एक शिप यहाँ पे है और एक शिप यहाँ पे है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ, एक 45 डिग्री है और एक क्या है 30 डिग्री है। तो बेटा पाई तो अल्टरनेट एंगल से, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल होते हैं ना बेटा, लाइन ऑफ साइड, तो ये 30 है तो ये भी 30 आएगा, और ये 45 है तो ये भी 45 आएगा। तो अब कह रहा है कि अगर शिप के बीच की दूरी 100 मीटर हो, 100 मीटर हो, तो बताइए हाइट ऑफ द लाइट हाउस क्या होगा। बच्चा लोग मुझे ये बताओ, tan 45 डिग्री कितना होता है, 1:1, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों 1 1 हो जाएगा, और tan 30 डिग्री से 1/√3, 1/√3। तो बेटा ये बताइए, अगर ये आपका √3 है, पूरा √3 और ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा, ठीक। तो इसी √3 - 1 की वैल्यू कितनी है, 100 मीटर। 100 मीटर जो है √3 - 1 रेशियो की वैल्यू हो गई। और आपसे मान किस चीज़ का पूछा हुआ है, मान पूछा हुआ हाइट ऑफ द लाइट हाउस, यानी एक रेशियो की वैल्यू पूछा हुआ है, इंटू 1 कर दो, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो तो 100 √3 + 1 अपॉन में 2 आ जाएगा, यानी 50 √3 + 1, कितना आ जाएगा, 50 √3 + 1 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि -4x² + 20x -4x² + 20x +5 इस क्वाड्रेटिक का आपको क्या बताना है, मैक्सिमम वैल्यू बताना। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है बेटा, ठीक। तो सबसे पहले आप उस वैल्यू का मान निकाल ले जिस पर ये मैक्स या मीन होगा, अदरवाइज आप b² में c - 20, अब दोनों बता देते हैं। पहले x की वो वैल्यू निकालिए जिस पर ये होगा, तो -b/2 है, तो -b यानी 20/2a, 2 × -4, तो ये हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 पंजे 20 हो जाएगा, 5/2 वैल्यू पर ये मैक्स या मीन होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखिए आप, 5/2 रखिए, तो -4 × स्क्वायर करेंगे 25/4, तो -20 × 5/2 और +5 हो जाएगा, और यहाँ पे -25, माइनस पहले से था ना, माइनस से पहले से था, माइनस +20x, और वहाँ माइनस माइनस प्लस हुआ था ना, तो यहाँ माइनस पहले से था तो यहाँ प्लस रहेगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा 50, और ये +5 हो जाएगा, और आंसर कितना 30 आ जाएगा। एक तो ये हो गया, या तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना, किसके करके, c - b² अपॉन 4a, b² अपॉन 4a, तो c की वैल्यू 5 है, माइनस b कितना है 2, 20, तो 4 इस अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 × 4, तो ये हो जाएगा 100 बार, और ये हो जाएगा 25 बार, और 25 5 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। इससे भी आप कर सकते हैं, इससे भी आंसर निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, दोनों से कर सकते हैं आप। अगले वाले की बात करते हैं, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन इन रेडियंस, इसमें निकालना है, रेडियन में निकालना है, रेडियन में रेगुलर का। तो बेटा ये बताओ, ऑक्टागन में कितनी भुजाएं होती हैं, 8 भुजाएं होती हैं, ठीक। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 360/n 8 हो जाएगा, 45 डिग्री, और बेटा इंटीरियर एंगल कितना होगा, 180 - 45 डिग्री, यानी ये कितना आ जाएगा 135 डिग्री। अब इसको रेडियन में बदल लो, तो रेडियन में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, π/180 से, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, π/180 से, ठीक है ना। 15 × 1 = 15, 15 × 2 = 30, 15 × 9 = 135,
अब 3 से काटिए, 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, 3π/4 रेडियन। कितना हो जाएगा? 3π/4 रेडियन। ठीक, 3π/4 रेडियन। ठीक, अब यहाँ पे क्या दे दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा सर्टेन मनी लेंट आउट फॉर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में 4% कम कर दें तो लॉस होगा 360 का। 360 का लॉस क्यों होगा? क्योंकि हर साल 4 कम मिलेगा आपको, तो 3 साल में कितना कम मिलेगा? 12। और प्रिंसिपल कितना मान रखा है? 100। तो 4 3 12, 12 3 36, और ये 3000 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर क्या दे दिया है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल पी क्यू आर दिया हुआ है। आइसोसेलेस ट्रायंगल पी क्यू आर दिया गया इस प्रकार कि पी क्यू और पी आर बराबर है, एक्स वाई जो है पैरेलल है, एक्स वाई पैरेलल है क्यू आर के, ये इसके पैरेलल हो गया। ठीक है ना। और एंगल क्यू पी आर दिया हुआ है आपको, क्यू पी आर ये दिया हुआ 30 डिग्री। और आपको एंगल पी क्यू आर दिया हुआ है, पी क्यू आर ये दे दिया है आपको 75 डिग्री। और आपसे पूछा है कि क्यू एक्स वाई क्या होगा, क्यू एक्स वाई है ना, क्यू एक्स वाई ये एंगल आपको पूछा हुआ है। तो बेटा सीधी सीधी बात है, आपका ये दोनों लाइन पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा कि नहीं सम? तो इसका मतलब x बराबर कितना होना चाहिए? 180 माइनस 75 डिग्री, यानी कि 105 डिग्री आ जाएगा आपका आंसर। इसकी ज़रूरत ही नहीं है आपको, तो आंसर कितना रहेगा? 105 डिग्री रहेगा। ठीक, तो अगला वाला चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक पार्टनरशिप हुई है रमन एक पार्टनरशिप हुई है बिजनेस में। रमन का कैपिटल आधा है अमन का, रमन और अमन। तो इसका अगर 2 हो तो इसका 1 हो, बाद में आधा वगैरह भी करना है। तो 4 का आधा यहाँ 2 कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आगे कट सके। 8 महीने के बाद रमन ने अपना आधा निकाल लिया, तो 8 महीने तक 2 लगा रहा, तो आधा निकाल लिया, तो आधा कितना रह गया? 1 और रह गया। और आगे क्या कह रहा है, तो 2 महीने और बाद इसने आधा निकाल लिया, अमन 1/4 निकाल लिया। तो 8 मतलब 8 महीने के बाद जब रमन ने निकाला तो उसके 2 और महीने बाद यानी 10 महीने के बाद अमन ने 1/4 निकाल लिया। तो 4 का 1/4 1 निकाल लिया, तो कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर रेशियो। तो बेटा ये बताओ, एंड ऑफ द ईयर यानी 12 महीने ना, तो 8 महीने तक 2 लगा रहा था, बाकी 4 महीने तक 1 लगेगा, और 10 महीने तक 4 लगा रहा तो बाकी 2 महीने के लिए 3 लगेगा, और ये रेशियो बता देना है। तो 8 दूनी 16, 4 20 ये हो गया, 40 और 3 दूनी 6, 46 ये हो गया, ये 10 संबंधित 23 हुआ। अब देख लो, तो अमन इस टू रमन पूछा है, तो ध्यान रखा 10 23 मत लगाना, 23 10 लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ऑर्डर देख लेना, अमन इस टू रमन। तो ऑप्शन नंबर आप कौन सा लगाएंगे, 23 10 वाला कि 10 23 वाला? 23 10 वाला, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा आपका। ओके, आगे चलें। अभी यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा, यहाँ कह रहा है इफ ट्वाइस द एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एरिया ऑफ अ लार्जर स्क्वायर। ठीक, तो रिजल्ट जो है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। हाउएवर जबकि रिजल्ट जो है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। हाउएवर जबकि इफ ट्वाइस द एरिया ऑफ द लार्जर स्क्वायर एडेड टू द 3 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर, तो रिजल्ट 203 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। तो बताओ पेरीमीटर लार्जर स्क्वायर का क्या होगा। ठीक है, बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना घटा दिया जाए। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल में से 2 गुना घटा रहे दूसरे छोटे वाले क्षेत्रफल का, छोटे वाले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना। तो परिणाम कितना आ रहा है बेटा? 14 आ रहा है। जबकि यदि बड़े वर्ग के 2 गुने, जबकि यदि बड़े वर्ग के 2 गुने को छोटे वर्ग के 3 गुने में जोड़ा जाए तो प्राप्त परिणाम इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, यानी एरिया की ही बात हो रही है। तो ट्वाइस द एरिया ऑफ द लार्जर, ट्वाइस द एरिया ऑफ द लार्जर, तो लार्जर का एरिया ए स्क्वायर है और उसका दुगना जोड़ दिया जाए 3 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर वन, 3 टाइम्स ऑफ छोटे वाले का ए स्क्वायर है, तब कितना आ रहा है? 203 आ रहा है। तो क्वेश्चन ने बोला है डिटरमाइन द पेरीमीटर ऑफ द लार्जर स्क्वायर, मतलब हमें कैपिटल ए निकालना होगा। कैपिटल ए क्या माना है? बड़े वाले वर्ग की भुजा, और स्मॉल ए क्या माना है? छोटे वाले वर्ग की भुजा। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करें, स्मॉल ए वाले को एलिमिनेट कराना होगा हमें। तो इसके लिए 3 ऊपर और 2 नीचे मल्टीप्लाई करें, या तो एक और तरीका है जल्दी करने का इसको। ठीक है ना,
इस इक्वेशन को जल्दी हल करने का कि ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड। तो हाँ हो जाएगा, उतना भी टफ नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलो एक काम करो, आपको एलिमिनेशन मेथड ही बता देते हैं, कन्फ्यूज़न ना हो। तो हम 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 3a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 दूनी 4a स्क्वायर हो जाएगा, 6a स्क्वायर माइनस में 6 स्क्वायर प्लस में, ये कट जाएगा, 14 तियाँ 42 हो जाएगा, प्लस 406 हो जाएगा। यानी कि 7a स्क्वायर आपको मिल रहा है कितना 448। यानी कि a स्क्वायर आपको मिलेगा 7 पच्चे 35 7 छंग 42 भी तो हो जाएगा, 7 छंग 42 7 चौक 28। तो ए स्क्वायर बराबर 64 हो गया, तो ए बराबर कितना हो गया 8 हो गया, तो 4a क्योंकि स्क्वायर है ना, 8 चौके 32 हो जाएगा, तो 32 सेंटीमीटर आ जाएगा ये आंसर। कितना 32 सेंटीमीटर। चलिए आगे चलते हैं। 25% का प्रॉफिट हो रहा है जब टीवी को सेल किया जा रहा है 3000 में। अगर अगर अब वह 5000 ज़्यादा पे करता है सेट के लिए, तो बताओ उसका नया सेलिंग प्राइस क्या होगा ताकि उतना ही प्रॉफिट परसेंट हो। यानी पहले प्रॉफिट परसेंट 25% नहीं 1/4 था, पहले प्रॉफिट परसेंट 1/4 था, तो 4 संबंधी 5 हो जाएगा। अब बाद का भी परसेंट प्रॉफिट 1/4 ही रखना है, बाद का भी परसेंट प्रॉफिट कितना रखना है 1/4 ही रखना है। तो आपका 4 और 5 सीपी और एसपी का रेशियो हो जाएगा, सीपी और एसपी का रेशियो हो जाएगा। तो पहले 3000 का था, सीपी बदल रहा है ना, पे 500 मोर व्हाट इज, दोनों बदल रहा है। तो क्या करें, पहले सिचुएशन में क्या करें आप लोग, आप 3000 क्या था, 3000 आपका सेलिंग प्राइस था, तो सेलिंग प्राइस कितना है 5, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 4, इसमें 500 बढ़ा दिया। अब ये नया वाला कॉस्ट प्राइस आ गया, यानी कितने की वैल्यू 4 की वैल्यू 5 की वैल्यू निकालो तो नया सेलिंग प्राइस आ जाएगा नया वाला सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 6 चौके 24, 24 पे 2 0, 24 5 2900 बटे 4 गुड़े 5, 5 छक्का 30, 6 चौके 24, 24 और 5 29, 2900। 4 से काट दीजिए इसको, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 725, तो 7 पच्चे 35, 25 पंजे 125, 3625। कितना 3625 आ जाएगा। अब ये नया सेलिंग प्राइस हो जाना चाहिए इनका, क्या होना चाहिए, नया वाला सेलिंग प्राइस हो जाना चाहिए। ओके चलें आगे आगे क्या कह रहा है, सुजाता जो है 9 होल 1/3 किलोमीटर पर आवर की गति से शांत जल में चल सकती है। 9 होल 1/3 किलोमीटर पर आवर की गति से शांत जल में चल सकती है, ठीक है ना। और ये क्या पाती है कि उसको समान दूरी तय करने में, जब वो समान दूरी तय करती है तारा के प्रतिकूल जाने में उसको 3 गुना समय लगता है अनुकूल से। तो बताइए कि करंट की स्पीड क्या होगी। तो बेटा अगर हम कहें प्रतिकूल अप और अनुकूल डाउन, तो टाइम को अगर देखें तो रेशियो 3:1 है, डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड का रेशियो 1:3 हो जाएगा। अब स्टिल वाटर की स्पीड और स्टीम की स्पीड का रेशियो देख लीजिए, डाउन प्लस अप डिवाइडेड बाई 2, ये x हो जाएगा, डाउन प्लस अप डिवाइडेड बाई 2, डाउन माइनस अप डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे ये 4 आ रहा है और ये 2 हो रहा है, 2:1, यानी कि x का आधा y होगा, y यानी स्टिल वाटर की स्ट्रीम की स्पीड। x कितना है 9 होल 1/3, 9 होल 1/3 आपका x है, तो 9 होल 1/3 का आधा कर दें तो y आ जाएगा, तो 9 3 27, 28 बटा 3 का आधा, 28 बटे 3 का आधा, 14 बटा 3, 3 चौके 12, 4 सही 2 बटा 3 किलोमीटर पर आवर, 4 सही 2 बटा 3 किलोमीटर पर आवर। ओके ये हो जाएगा ओके चलें अगला वाला चलें। अब ये एक DI आप देख लीजिए, ये एक DI देख लीजिए। तो इसमें क्या है बेटा,
क्या कह रहा है पाई चार्ट में, क्या दिखाया गया, अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन वेरियस स्पोर्ट बाय स्कूल इन अ पर्टिकुलर ईयर। तो दिखाया गया है कि जो अमाउंट है वो डिग्री के टर्म्स में दिया गया है, यानी कि जो रेशियो ऑफ डिग्रीज होगा, जो रेशियो ऑफ डिग्री यानी कि जो केंद्रीय कोड के मान होंगे उसका रेशियो जो है आपके अमाउंट ऑफ मनी के बराबर होगा। यानी सेंट्रल एंगल केंद्रीय कोड प्रोपोर्शनल टू अमाउंट हो जाएगा, यानी जो रेशियो सेंट्रल एंगल का होगा वही अमाउंट का रेशियो होगा। कारण क्योंकि आपको डिग्री में ही तो विभक्त करके अमाउंट को दिया गया उसी के प्रोपोर्शन में, तो यानी कि जो रेशियो आपका डिग्री का आएगा वही रेशियो अमाउंट ऑफ मनी का होगा। तो हम यूनिटरी मेथड लगाकर एक एक नियम लगाकर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, अगर मनी स्पेंट ऑफ फुटबॉल इज 9000, तो 9000 किस पे है, दैट इज स्पेंट ऑन द फुटबॉल। तो फुटबॉल में कितना है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री का मान दिया गया है। कह रहा है कितना मोर वॉज स्पेंट इन हॉकी देन फुटबॉल, हॉकी देन फुटबॉल, तो कितना ज़्यादा है 55 डिग्री। तो 55 डिग्री का आप मान निकाल लीजिए। तो 45 से काट दीजिए, अगर नीचे 9 होता तो 1000 बढ़ जाता, तो चूंकि ये है सही में 200 बढ़ जाएगा, 1000 नहीं 100 बढ़ जाता, 9000 है ना, हाँ ठीक है। ओके, तो अब 55 दूनी कर दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 11, 11 पे 2 जीरो, इतना पैसा खर्च होगा जाएगा 11,000 रुपये। इतना ज़्यादा खर्च हुआ है, 11,000 ज़्यादा खर्च हुआ, ठीक है ना, 11,000 जो है ज़्यादा खर्च हुआ। दूसरे वाले पे चलते हैं। ठीक, पाई चार्ट में बस वही क्वेश्चन वही है, मतलब डेटा वही है, अब आपका क्वेश्चन बदला है। मनी स्पेंट ऑन फुटबॉल वॉज 9000, फुटबॉल पर अगेन ये 9000 का खर्चा दे रखा है, जो कि रेशियो में इक्विवेलेंट डिग्री में 45 डिग्री है। और आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट अमाउंट वाज स्पेंट ऑन क्रिकेट, क्रिकेट पर कुल कितना स्पेंट हुआ, क्रिकेट पर कुल कितना खर्च हुआ। तो क्रिकेट पे कितना दिखा रहा है 160 डिग्री, तो सीधे आप 160 डिग्री का मान निकाल लीजिए। फिर से ये कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, 45 दूनी 90 और 200, तो 16 दूनी 32, 32 का 1000, कितना हो जाएगा 32 का 1000। ठीक, इसी तरीके से अगला वाला इसमें क्या दिया गया है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द अमाउंट विच इज स्पेंट ऑन द फुटबॉल, परसेंटेज ऑफ द अमाउंट। तो बेटा ये बताओ, फुटबॉल पर 45 डिग्री है, आउट ऑफ टोटल कितना 360 डिग्री में ना, तो हम क्या करेंगे, बस रेशियो सेम होगा, इसीलिए 45 डिग्री आउट ऑफ टोटल 360 डिग्री का कितना परसेंट बना रहा है ये हमें देख लेना है। तो ये 8 बार में कटेगा और 100/8 कितना आ जाता है 12.5%, कितना 12.5%। तो ये हमारा पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सभी आपके सारे क्वेश्चंस हो गए, बस आपको ये ध्यान देना बेटा, बार बार आप लोग को गाइड किया जाता है, उन सब गाइडेंस को फॉलो करिए। आप लोग अपना महिंद्राज कपूरथला ब्रांच हो, महिंद्राज दिल्ली ब्रांच हो से अगर आप हैं, या महिंद्रा के कानपुर ब्रांच से हैं, या किसी भी ब्रांच से हैं, कोलकाता ब्रांच से हैं, कहीं भी ब्रांच से हैं, आप अपना स्पीड टेस्ट देने के लिए ब्रांच जरूर जाएं, अगर आपके बैच भी फिनिश हो गई है तो। क्यों, क्योंकि अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको माहौल मिलता है, कम से कम आप शांत माहौल में विदाउट एनी डिस्टरबेंस स्पीड टेस्ट दे पाते हैं। घर पे बैठे हैं, फ़ोन पे दे रहे हैं, इसका क्या यूज़ है। अल्टीमेटली एग्ज़ाम में आपको तो सिस्टम से ही दो चार होना है। अगर फ़ोन या टैबलेट से अगर आप स्पीड टेस्ट दे रहे हैं तो यू विल बी नॉट एबल टू अलाइन योर कैपेबिलिटीज़, योर स्किल्स अकॉर्डिंग टू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड बाय द कंप्यूटर। So you will be not able to productively use your efficiency in a 100% way for the examination. So what is required? You all have to visit your nearest branch for the speed test, whether it is online or offline. Just go there and take your speed test. If it is in online mode, go at any time between according to your branch timing. And if it is also on an in online mode, you can also visit according to the time slot as provided by your branch. Go there and take your speed test, क्योंकि इसी से आपका ग्रोथ होगा, इसी से आप आगे बढ़ेंगे, और इसी से आपको पता चलेगा, थोड़ा सा ठेठ भाषा यूज़ करने जा रहा हूँ, कि आपकी असली औकात क्या है एग्ज़ाम के टर्म्स में, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितना सीखा है, उसको जब तक रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो ये करना बेटा बहुत ज़रूरी है। स्पीड टेस्ट को कभी भी हल्के में मत लीजिएगा। क्लासेस और स्पीड टेस्ट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
एक हेड है तो एक टेल है। सिक्के की वैल्यू तभी बनेगी जब हेड और टेल दोनों होंगे। हेड हटा दो, सिक्के का कोई मतलब नहीं, टेल हटा दो तो सिक्के का कोई मतलब नहीं। तो आप लोग केवल केवल क्लासेस में फोकस मत करिए बच्चों, क्योंकि क्लासेस में सीखी गई चीज़ों को जब तक स्पीड टेस्ट के माध्यम से अप्लाई नहीं करेंगे, कुछ नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। सो आई एम नॉट टेकिंग एंड मोटिवेशनल सेशन ओवर हियर, आई एम जस्ट गाइडिंग all of you for your upcoming examination, that how you will be able to make yourself more aligned in terms of the content and mentality for your upcoming examination. That is very much required. I'm not just giving a motivational speech over here. So all of you are required to take the speed test on a regular basis. Just take the speed test and analyze those speed tests on the next day itself to overcome the weakness which you are going through in any chapter or in any question. Okay, till then we will meet in the next ST discussion also, और स्पीड टेस्ट देते रहिएगा। थैंक यू बच्चा लोग, बेटा लोग, बिटिया लोग, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.